हेलो बच्चे लोग, क्या हाल है। तो बच्चों, लास्ट क्लास तक हमने इनकम मेथड क्या होता है, वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है और इन दोनों मेथड की मदद से नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करी जाती है वो हमने अच्छे से सीख लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे कि एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है और इसकी मदद से हम नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब क्या होता है। देखो, इसकी मदद से हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। कैसे? कि जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारी कंट्री के अंदर एक साल के अंदर अंदर, यानी कि अकाउंटिंग ईयर के अंदर अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उन पे जितना भी खर्चा हो रहा है उसको कंसीडर करते हैं और अपनी नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर देते हैं। देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, जितना भी हमारी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्चा होगा वही तो अल्टीमेटली जाके आगे जाके इनकम बनेगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर को कंसीडर करते हैं और वही अल्टीमेटली जाके इनकम में जनरेट होता है, तो हमारी नेशनल इनकम हमें मिल जाती है। इतना क्लियर सब बच्चों को? चलो, अब अगर बात करें कि एक्सपेंडिचर मेथड की मदद से हम नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले देखो, फर्स्ट कैलकुलेट एनडीपीएट-एमपी और जीडीपीएट-एमपी। यानी कि आपको कुछ भी करके अगर एक्सपेंडिचर मेथड का क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले आपको या तो एनडीपीएट-एमपी की वैल्यू फाइंड करनी है या फिर जीडीपीएट-एमपी। इन दोनों में से किसी भी एक की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, अब ये निकलती कैसे, ये कैसे निकलती है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब देखो यहाँ पे क्या है, सी का मतलब क्या है, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि जितने भी हाउस होल्ड है वो अपने कंजम्पशन पे जितना भी खर्चा कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, हमारा सी से डिनोट कर दिया जाता है। अब एक चीज़ देखो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता कौन है, सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर। हमारी इकोनॉमी में चार सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर। ठीक है, तो जिसमें से जो कंजम्पशन से रिलेटेड खर्चा होता है वो कौन करता है, हाउस होल्ड। दूसरा आता है आई। आई मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोड्यूसर, यानी कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब जो भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है वो कौन करता है, प्रोड्यूसर सेक्टर। सिंपल सी बात है, जो भी इन्वेस्टमेंट होगी वो कौन करेगा, प्रोड्यूसर, ताकि वो आगे प्रोडक्शन करके इनकम जनरेट कर सके। ठीक, तो ये क्या हुआ हमारा इन्वेस्टमेंट, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। अगला आता है हमारा जी, यानी कि जी से होता है गवर्नमेंट कंजम्पशन एंड गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। अब देखो, हमारी जो गवर्नमेंट होती है ना, वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी करती है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा थर्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, जिसे हम जी से डिनोट करते हैं। फोर्थ आता है हमारा एक्स माइनस एम, यानी कि एक्स माइनस एम को बोला जाता है नेट एक्सपोर्ट, यानी कि एक्सटर्नल सेक्टर, जहाँ पे जो हमारा एक्स होता है वो एक्सपोर्ट को डिनोट करता है और जो एम होता है वो इम्पोर्ट को डिनोट करता है। तो बच्चे, यहाँ पे ये जो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम है, इसका मतलब है कि हम जब इन सबको ऐड करते हैं ना, तो हमें टोटल एक्सपेंडिचर मिल जाता है कि हमारी इकोनॉमी में टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है। इतना क्लियर सब बच्चों को? अब बच्चों देखो, सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल कंपोनेंट मेंशन्ड इन पॉइंट वन। यानी कि पॉइंट वन में, ये जो हमारा पॉइंट वन था, इसमें हमने जितने भी ये कंपोनेंट देखे, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, यानी कि कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो कंजम्पशन भी करता है और इन्वेस्टमेंट भी करता है। ठीक, और ये जो एक्स माइनस एम यानी कि नेट एक्सपोर्ट है, इनकी वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करा जाता है। तो बच्चों देखो, इसके लिए हम क्या करते हैं। ठीक है, हमारा सबसे पहले क्या आता है, कंजम्पशन आता है। ठीक, तो हमें सबसे पहले क्या होगा, कंजम्पशन की वैल्यू को फाइंड करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब ये जो होता है ना हमारा फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसके अंदर ना जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, यानी कि हाउस होल्ड ने जो भी कंजम्पशन पे खर्चा करा है, प्लस गवर्नमेंट ने जो भी कंजम्पशन पे खर्चा करा है, वो दोनों इंक्लूड होते हैं। तो याद रखना, अगर आपको क्वेश्चन में फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मिल जाए तो समझ जाना हमें टोटल कंजम्पशन मिल चुका है। बट अगर फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं दिया, वहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अलग अलग दिया है, तो हम इन दोनों को ऐड करके हमारा टोटल कंजम्पशन निकालेंगे, ताकि हमें ये वाला सी जो हाउस होल्ड का कंजम्पशन है और गवर्नमेंट का कंजम्पशन है, दोनों ईजिली मिल जाए। इतना क्लियर सब बच्चों को? अब आते हैं हमारा जो अगला एक्सपेंडिचर होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट, कि आखिर हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को कैसे निकाल सकते हैं। देखो, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के लिए ना आपको क्वेश्चन में वो क्या देगा, या तो वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर लिख के देगा, या वो लिख के देगा ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रोस, अब मैंने आपको सेकंड चैप्टर पढ़ाते टाइम बताया था कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है उसी को हम कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो या तो वो क्या बोलेगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलेगा, या फिर क्या बोलेगा, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, या फिर वो बोलेगा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब यहाँ देखो, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, मतलब कि यहाँ पे ग्रोस वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की, और इन्वेस्टमेंट की जब भी ग्रोस वैल्यू होती है उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है। ठीक है, यानी कि अगर आपको ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है मतलब उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, बट वहीं अगर आपको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं है। इतना क्लियर? अब आपके माइंड में ना एक डाउट आना चाहिए था
कि यहाँ पे हमें बोला था कि या तो आप सबसे पहले एनडीपीए टेम्पी निकालोगे या जीडीपीए टेम्पी निकालोगे। तो हमें ये डिसाइड कैसे करना है कि हम एनडीपीए टेम्पी निकालेंगे जीडीपीए टेम्पी। तो इसके लिए आप ना, अगर आपको पता लग जाए कि क्वेश्चन है एक्सपेंडिचर मेथड का, अगर क्वेश्चन है तो आप क्या करना, आप सबसे पहले फाइंड करना कि क्वेश्चन में आपको इन्वेस्टमेंट कौन सी गिवन है। ठीक है, अगर आपको ग्रोस इन्वेस्टमेंट गिवन है तो आप क्या करोगे, जीडीपीए टेम्पी फाइंड करोगे। अगर आपको नेट इन्वेस्टमेंट गिवन है तो आप एनडीपीए फाइंड करोगे। इतना क्लियर सब बच्चों को। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो ये तो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट की बात है। अगर हमें क्वेश्चन में टोटल इन्वेस्टमेंट देगा ना, तो हमें क्या बोलेगा, वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर लिख के देगा, या बोलेगा ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, या फिर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बट आपको याद है हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट भी हमारी दो तरह की होती है। एक होती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और दूसरी होती है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो हमारी इसमें अब देखो क्लासीफाई होता है इन्वेस्टमेंट का। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट आती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट वही जो हमारे पास ऐसी एसेट होती है जो हमारे पास विद इन द ईयर खत्म हो जाती है। ठीक है, यानी कि एक साल के अंदर अंदर वो यूज हो जाती है। वो क्या होती है, इन्वेंट्री, जिसमें हमारी तीन चीज आती थी, WIP यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड जो बिका नहीं है। ठीक है, तो इस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हम कैसे निकालते थे, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करते थे, हमारी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आ जाती थी। ठीक, अब इसके बाद जो हमारी अगली इन्वेस्टमेंट आती थी वो आती थी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अब देखो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के लिए वो आपको क्वेश्चन में क्या देगा, या तो वो आपको डायरेक्ट बोलेगा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, या फिर वो आपको लिख के देगा ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। यानी कि जैसे टोटल इन्वेस्टमेंट के तीन नाम थे, ऐसे ही फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के भी तीन नाम है। या तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बोल देगा, या बोलेगा ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, या फिर नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब याद रखना, अगर क्वेश्चन में ये लिखा है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि यहाँ साथ में कोई फिक्स्ड वर्ड नहीं लिखा, तो समझ जाओ ये टोटल इन्वेस्टमेंट है। बट अगर यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसे दे दिया ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि फिक्स्ड वर्ड आ गया, या फिर बोल दिया नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन के साथ अगर फिक्स्ड आ गया ना, अब वो चाहे नेट पे हो ग्रोस पे, वो अलग बात है। ठीक है, तो समझ जाना ये सिर्फ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की बात करता है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हमें अलग से ऐड करनी पड़ेगी। तो बच्चों पार्टी, मैं ना उम्मीद करता हूँ कि आपको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैसे फाइंड हुआ, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कैसे फाइंड हुई, और इनमें डिफरेंस क्या है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को कैसे क्लासीफाई करना है, टोटल इन्वेस्टमेंट को कैसे क्लासीफाई करना है, और हमें एनडीपीए टेम्पी निकालना है, जीडीपीए टेम्पी निकालना है, वो हमें कैसे पता करना है। अगर इन्वेस्टमेंट ग्रोथ पे है तो जीडीपीए टेम्पी, इन्वेस्टमेंट अगर हमें नेट पे दे रखी है तो एनडीपीए MP। इतना क्लियर सब बच्चों को। अब एक चीज़ याद रखना, जो ये इन्वेस्टमेंट है ना, ये टोटल इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे प्रोड्यूसर की इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट पहले से ही इंक्लूड होती है। तो क्वेश्चन में ये मत देखना कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट हमें अलग से नहीं दी। अगर हमें टोटल इन्वेस्टमेंट दे दी तो गवर्नमेंट वाली भी उसके अंदर ही इंक्लूड होगी। इतना क्लियर सब बच्चों को। अब तो बच्चों लोग, अब अगर हम बात करें हमारे लास्ट एलिमेंट की, वो आता है x माइनस एम। ये इसमें जो हमारा x होता है उसका मतलब होता है एक्सपोर्ट, और जो m होता है उसका मतलब होता है इम्पोर्ट। तो x माइनस एम क्या बताता है हमें, नेट इम्पोर्ट। कि मान के चलो अगर हमने 100 करोड़ का माल बाहर एक्सपोर्ट करा और 50 करोड़ का माल बाहर से इम्पोर्ट करा, तो मैं बोल सकता हूँ कि मैंने नेट में 50 करोड़ का माल भेजा है बाहर, यानी कि 50 करोड़ का माल एक्सपोर्ट करा है। ठीक, तो हमें वही वैल्यू निकालनी होती है, नेट एक्सपोर्ट की कितनी वैल्यू है, x माइनस एम करके। इतना क्लियर सब बच्चों को। तो बच्चों लोग, अब तक हमने जितनी भी चीज़ें सीखी हैं उसके बेसिस पे एक्सपेंडिचर मेथड का एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं और इस टॉपिक को भी फिर रैप अप करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें हमें पूछा है कैलकुलेट करनी है नेशनल इनकम फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। ठीक है, तो अब हमें ना इस क्वेश्चन में हमें नेशनल इनकम फाइंड करनी है। ठीक है, वो भी किससे, एक्सपेंडिचर मेथड से। तो इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों, मैंने आपको एक्सपेंडिचर मेथड में सबसे पहले क्या बताया था, आपको देखना है, आपको या तो एनडीपीए टेम्पी निकालनी है या जीडीपीए टेम्पी निकालनी है। अब वो कैसे पता लगेगा कि एनडीपीए टेम्पी निकालें या जीडीपीए टेम्पी निकालें, तो उसके लिए हम क्वेश्चन में क्या देखते हैं, हमें इन्वेस्टमेंट कौन सी गिवन है। अगर हमें इन्वेस्टमेंट देखो ग्रोस इन्वेस्टमेंट गिवन है तो हम क्या करेंगे, जीडीपीए टेम्पी निकालेंगे। अगर हमें नेट इन्वेस्टमेंट गिवन है तो हम क्या करेंगे, एनडीपीए टेम्पी निकालेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन में कौन सी इन्वेस्टमेंट गिवन है। सबसे पहले प्राइवेट कंजम्पशन है, ये भी नहीं है। प्रॉफिट, गवर्नमेंट कंजम्पशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, चेंज इन स्टॉक। देखो 6 नंबर में हमें दिए ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि हमें क्या दिया है, ये ग्रोस वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट दे दी, क्योंकि डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ गया मतलब इन्वेस्टमेंट, और जो किस पे है, ग्रोस पे। तो हमें क्या करना है, जीडीपी एट एमपी भी किस पे निकालनी होगी, ग्रोस पे, यानी कि जीडीपी एट एमपी निकालेंगे। ठीक, ये कैसे निकलती थी, जितना भी हमें क्वेश्चन में कितना क्या गिवन है, जितना भी टोटल एक्सपेंडिचर गिवन है ना, उन सबको ऐड करना है, जीडीपी एट एमपी आ जाएगी। अब देखो, हमें एक्सपेंडिचर मेथड में हमें 3 चीज़ तो फाइंड करनी होती है। सबसे पहले टोटल कंजम्पशन, दूसरा टोटल इन्वेस्टमेंट, तीसरा क्या है, नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, अब सबसे पहले फाइंड करते हैं, हमें टोटल कंजम्पशन गिवन है नहीं है। अच्छा देखो, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कहीं भी टोटल
टोटल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं दिख रहा, तो हम क्या करेंगे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को ऐड कर देंगे। तो क्या हमारे पास क्या कहते हैं टोटल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ जाएगा, मतलब कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फर्स्ट नंबर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर थर्ड नंबर को हमने ऐड कर दिया, तो हमारे पास टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ गया। तो बच्चों इसके बाद हमें क्या फाइंड करनी होती है कि हमें क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट चाहिए, टोटल इन्वेस्टमेंट। अब देखो अभी हमने देखा था ना 6 नंबर पे ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, यानी कि यह हमें इन्वेस्टमेंट गिवन है। अब देखो यहाँ पे हमें बीच में कहीं भी फिक्स्ड वर्ड नहीं लिखा हुआ, ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे फिक्स्ड वर्ड नहीं लिखा तो ये हमारी क्या है, टोटल इन्वेस्टमेंट, मतलब कि इसमें क्या कहते हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पहले से ही इंक्लूड है, तो हम क्या कर देंगे, 6 को डायरेक्ट ऐड कर देंगे। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे अगर लिखा होता है ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि अगर बीच में फिक्स्ड वर्ड आ जाता तो ये क्या हो जाती है, हमारी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, मतलब कि इसमें इन्वेंट्री इंक्लूड नहीं होती, बट यहाँ पे नहीं लिखा, इसका मतलब ये टोटल इन्वेस्टमेंट है। अब अगर मान के चलो यहाँ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट लिखा होता, ठीक है, अगर ये हमारी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होती, बीच में फिक्स्ड वर्ड होता, तो हमें क्या करना होता, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को ऐड करना होता। बट आपको क्वेश्चन ना कभी भी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट लिख के नहीं देगा, ठीक है, बट आपको याद है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट निकलती कैसे थी, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, यानी कि चेंज इन स्टॉक से निकलती थी। तो आपको ना क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक दे देगा, तो जहाँ भी अगर आपको चेंज इन स्टॉक दिख जाए ना, समझ जाना वो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ही है। बट हमें यहाँ पे डायरेक्ट टोटल इन्वेस्टमेंट दी है, तो हमें इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट यानी कि चेंज इन स्टॉक का यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। इतना क्लियर सब बच्चों को। अब ये देखो हमारे पास क्या कहते हैं, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ गए, पहले और तीसरे को ऐड करके, छठे को ऐड करके हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ गई, ठीक। अब हमें क्या चाहिए, नेट एक्सपोर्ट, यानी कि प्लस कर देंगे क्या, नेट एक्सपोर्ट। अब देखो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट नहीं गिवन है, बट हमें क्या गिवन है, 9th नंबर पे नेट इम्पोर्ट, वो भी कितना, 30 करोड़, यानी कि हमने हमारे यहाँ से हमने क्या करा है, नेट में इम्पोर्ट करा है 30 करोड़ का। सिंपल सी बात है, अगर हमने 100 करोड़ का माल बाहर एक्सपोर्ट करा, ठीक है, हमने 100 करोड़ का माल बाहर एक्सपोर्ट करा, वहाँ से हमने 130 करोड़ का माल हमने इम्पोर्ट कर लिया, तो हम ये कह सकते हो मैंने नेट में 30 करोड़ का माल बाहर से मंगाया है, ठीक, यानी कि हमने क्या करा होगा, एक्सपोर्ट करा होगा माइनस का 30 करोड़, ठीक है। अगर हमने इंपोर्ट करा है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो हमारा नेट एक्सपोर्ट क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा, सिंपल। तो यहाँ देखो नेट इंपोर्ट दे रखा है पॉजिटिव में, तो एक्सपोर्ट कितना हो जाए, हमें चाहिए होता है नेट एक्सपोर्ट, तो वो कितना जाएगा, -30। इतना क्लियर सब बच्चों को। अब बस हमें वैल्यू पुट करनी, कितना था, 600 प्लस थर्ड नंबर पे 700, 6 नंबर पे कितना था हमारे पास 250 माइनस कितना 30, ठीक। अब बस इसे सोल्व करेंगे, हमारा GDP एट MP आ जाएगा। सोल्व करेंगे क्या होगा, 600 प्लस 700 कितना 1300, 1550 और उसमें से 30 गए, कितना आएगा 1520 करोड़। यहाँ से हमारा GDP एट MP आ गया। अब हमें क्वेश्चन में पूछे गए नेशनल इनकम, यानी कि NNP एट FC की वैल्यू पूछिए, हमारे पास GDP एट MP आ चुका है। अब देखो हमें नेट इनकम चाहिए, हमारे पास ग्रोस है, तो ग्रोस इनकम से नेट पे जाने के लिए क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस। हमें बीच में नेशनल प्रोडक्ट चाहिए, हमारे पास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, तो हम क्या करते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पे जाने के लिए क्या करते हैं, ऐड कर देंगे NFI, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब देखो हमें फैक्टर कॉस्ट चाहिए, हमारे पास मार्केट प्राइस है, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए माइनस कर देंगे NIT। इतना क्लियर सब बच्चों को। तो बस हमें इनकी वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। GDP एट MP हमें पता है, अभी कैलकुलेट करा है 1520 करोड़, ठीक है, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन हमें क्वेश्चन में गिवन है, चेक करते हैं डेप्रिसिएशन। देखो डेप्रिसिएशन में डायरेक्ट नहीं गिवन, बट 8th नंबर पे लिखा है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ही तो हमारा डेप्रिसिएशन होता है, तो 70 प्लस NFIA। देखो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ये हमें कितनी दे रखी है, -50, तो हम इसे -50 ही लेंगे, ठीक। और हमें क्या चाहिए, NIT माइनस करना है, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स देखोगे 50 करोड़ गिवन है। बस अब हमें सोल्व करना है और हमारी नेशनल इनकम आ जाएगी 1520 माइनस 70 माइनस 50 माइनस 50, ठीक। हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 1350 करोड़। इतना क्लियर सब बच्चों को। तो बच्चों लोग मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा कि हमने नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करी है एक्सपेंडिचर मेथड की मदद से, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एक्सपेंडिचर मेथड का भी टॉपिक अच्छे से खत्म हो जाता है, बस एक छोटा सा टॉपिक बचता है प्रोपोर्शन रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर मेथड, उसको भी खत्म करते हैं और आज की क्लास को रैप अप करते हैं। तो बच्चों लोग अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक है प्रिकॉशन रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर मेथड। जैसे वैल्यू एडेड मेथड के प्रिकॉशन थे, इनकम मेथड के प्रिकॉशन थे, ऐसे ही एक्सपेंडिचर मेथड के भी कुछ प्रिकॉशंस
है। इतना क्लियर सब बच्चों को। सबसे पहले हम बात करते हैं टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम की नेशनल इनकम में कौन से एक्सपेंडिचर ऐड होंगे। सबसे पहले क्या आता है, ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट टू अवॉइड एरर ऑफ डबल काउंटिंग, यानी कि जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है उन पे जितना खर्चा किया जा रहा है ना, सिर्फ उसी को ही हमें नेशनल इनकम में इंक्लूड करना है, ताकि हम जो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को अवॉइड कर सके। डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर हम किसी भी वैल्यू को नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम दो या दो से ज़्यादा बार अगर कंसीडर कर लेते हैं तो हमारी नेशनल इनकम रॉन्ग हो जाती थी और डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम अराइज हो जाती थी। तो एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या बोलते हैं कि हमारा जो फाइनल एक्सपेंडिचर होता है ना, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे जो भी खर्चा हुआ है सिर्फ उसे ही लो, ताकि डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम अराइज ही ना हो। दूसरा क्या बोला है, एक्सपेंस ऑन गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन, यानी कि अगर हमने सेल्फ कंजम्पशन के लिए कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करे हैं और उसके लिए अगर हमने कोई खर्चा किया है तो वो भी हमारा नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। तो बच्चा लोग अब बात करें कि नॉट टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम की नेशनल इनकम में कौन सा एक्सपेंडिचर को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। सबसे पहला आता है एक्सपेंस ऑन सेकंड हैंड गुड्स, यानी कि सेकंड हैंड गुड्स पे अगर हमने कोई भी खर्चा करा, चाहे खरीदते टाइम या बेचते टाइम, ठीक है, तो वो हमारा नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेकंड हैंड गुड्स पे जितना भी खर्चा करा जाना था वो उस ईयर की नेशनल इनकम में पहले ही इंक्लूड हो चुका है जिस ईयर में वो गुड्स प्रोड्यूस किए गए हैं। इसलिए अब हम उसे करंट ईयर में दोबारा से इंक्लूड नहीं करेंगे, वरना डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। सेकंड क्या है, एक्सपेंस ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड, यानी कि अगर हमने शेयर खरीदने के लिए या बॉन्ड खरीदने के लिए कुछ भी खर्चा कराया ना, तो वो भी हमारा नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखो शेयर एंड बॉन्ड जो है ना, कोई भी गुड्स नहीं होते, वो क्या होता है, सिर्फ एक पेपर होता है जिस पे आपको बोल दिया गया है कि हाँ आपने किसी कंपनी के इतने शेयर खरीदे हैं, इतने बॉन्ड खरीदे हैं। अब एक कागज़ के टुकड़े पे अगर आप खर्चा कर रहे हो तो हम उसे ये थोड़ी बोलेंगे कि हमारी कंट्री में जीडीपी यानी कि प्रोडक्शन ज़्यादा हुई है, ठीक, तो इसलिए ये खर्चा भी हमारा नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। लास्ट आता है एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर पेमेंट। अब देखो ट्रांसफर पेमेंट को ही अगर हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं कर रहे स्टार्टिंग से, तो उस पर होने वाला खर्चा हम नेशनल इनकम में इंक्लूड क्यों करेंगे, सिंपल, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारा एक्सपेंडिचर मेथड भी पूरी तरह अच्छे से खत्म हो जाता है। अब इस चैप्टर में हमारा सिर्फ एक टॉपिक बचता है, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, उसे नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे और इस चैप्टर को पूरी तरह से रैप अप कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो मैं मिलता हूँ आपसे सीधा नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक कर लेना।